यूनिट 9 अपनी ख़त्म हो चुकी थी, तो अपनी जो अगली यूनिट आएगी वो है अपनी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। आपका जो राजस्थानी सीएफ का सिलेबस है उसमें वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का जो बेसिक कंटेंट है उसके साथ साथ दो इम्पोर्टेंट पार्ट और जुड़े हुए हैं, जिसमें एक तो है ऑर्निथोलॉजी जिसमें बर्ड्स वगैरह की स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट है हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी में जो अपने रेप्टाइल्स हैं उनकी स्टडी है। रेप्टाइल इसमें एक तो एम्फीबी आ जाते हैं और रेप्टाइल्स दोनों ही इसमें डाल रखे हैं। और फिर नेक्स्ट इसमें एक और एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है, ये है टैक्जीडर्मी। टैक्जीडर्मी जैसे कि एनिमल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जो एनिमल्स हैं उन्हें मारने के बाद महलों में सजा दिया जाता था, तो उन्हें ये अंदर स्टफिंग की जाती थी उनकी चमड़ी के अंदर, और फिर उन्हें ऐसे जैसे जिंदा हो इस टाइप के बना दिया जाता था। तो जो वो काम रहता है वो टैक्जीडर्मी के अंडर किया जाता है। तो इन तीनों को बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो अपना जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का जो बेसिक वाला पार्ट है उसे देखेंगे। बेसिक को समझेंगे कैसे कि सबसे पहले तो अपन को ये देख लेंगे कि आखिर ये वाइल्ड लाइफ जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है, खासकर इसकी डेफिनेशन का क्या सेंस है। फिर देखेंगे कि इससे हमें यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है इसके क्या हमें पॉजिटिव यानी कि बेनिफिट्स क्या है, हमारी जो लाइफ है इकोनॉमी उसमें ये वाइल्ड लाइफ क्या रोल प्ले करते हैं। सेकंड यानी कि जो हम ये लॉस क्या पहुंचाते हैं, यानी कि ऐसे इस टाइप के डैमेजेस क्या है। और आज के टाइम पे ये जो वाइल्ड लाइफ है इसको क्या थ्रेट है। यहाँ वाइल्ड लाइफ का मतलब, ये जो डेफिनेशन है वाइल्ड लाइफ का मतलब केवल एनिमल ही नहीं होते हैं, इसका मतलब प्लांट भी है। यहाँ वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है कोई भी वाइल्ड ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। अगर प्लांट है तो वो भी वाइल्ड है, जैसे अपन बोलते हैं वाइल्ड प्लांट है या वाइल्ड एनिमल है। तो वाइल्ड एनिमल और वाइल्ड प्लांट एक अलग कैटेगरी हो गई जो वाइल्ड लाइफ के अंडर आ गई। वाइल्ड में मैराइन ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और लैंड वाले भी हो सकते हैं, दोनों ही इंक्लूडेड हैं। इसका सीधी सी मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो या एनिमल अपने नेचुरल हैबिटेट में है उसे हम वाइल्ड लाइफ बोलेंगे। बेसिकली अगर अपने बेनिफिट के हिसाब से देखें कि आखिर हमें ये वाइल्ड लाइफ जो है उससे बेनिफिट क्या है, क्योंकि जब तक बेनिफिट समझ में नहीं आएंगे तब तक हम इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे। अब इसका एक तो सबसे ज़्यादा तो जैसे हम समझते हैं वो है इकोलॉजिकल वैल्यू, क्योंकि जो इकोलॉजी है वो इसके बिना नहीं चल सकती। जैसे कि फूड चेन वगैरह है पूरी यही मैनेज करती है। एक इकोलॉजी में अगर आपको बता दें तो उसका सबसे अच्छा है रेबीज के लिए। इनिशियल फेज में क्या होता था कि जो रेबीज बैक्टीरिया जो रेबीज वायरस है वो किस में होता था, जो वाइल्ड लाइफ है उनमें। इनकी जब डेथ हो जाती थी, जैसे अपने गांव में एनिमल वगैरह है कैटल वगैरह है, तो गांव वाले जब कैटल की डेथ हो जाती थी तो अपन जंगल के पास फेंक आते थे। तो जो वाइल्ड वाले एनिमल है जिनमें रेबीज वायरस वगैरह होते थे ये इसे आते थे और ये इसे कंज्यूम कर जाते थे। लेकिन क्या है कि इन्होंने कंज्यूम किया इसे, तो उनके जो वायरस है मुंह की जो लार है वो इन एनिमल्स के साथ भी जुड़ गई। अब इसमें अपने जो वल्चर है, वल्चर जिन्हें गिद्ध बोलते थे, वल्चर इन्हें कंज्यूम कर जाते थे। तो वल्चर के में क्या है कि जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते थे कि ये जो बैक्टीरिया या वायरस जो भी हैं डिजीज़ के उन्हें वल्चर पूरा पचा जाता था। तो एक टाइप से ये जो बैक्टीरिया वायरस है ये जंगल से कभी बाहर नहीं आ पाते थे, क्योंकि ये वल्चर उसको ख़त्म कर देते थे। एक टाइप से बीच में हर्डल थे, एक इकोसिस्टम जो था वो मेंटेन हो रखा था। अब हुआ क्या कि वल्चर हमने ख़त्म कर दिए, तो जब कोई एनिमल हंटिंग की, यानी कि जैसे जंगल से कोई भेड़िया आया और उसने अपने जो डोमेस्टिक एनिमल है उसको मार दिया, उसने खाया और खा के वापस जंगल में चला गया, तो ये जो छोड़ गया, छोड़ में अपने जो डोमेस्टिक है कुत्ते वगैरह है इन्होंने अटैक कर दिया और उस एनिमल को, मतलब जो मरा हुआ था ये भी उसमें मुँह मार के आ गए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो वायरस जो रेबीज के थे जो पहले जंगली जानवरों में था, वो वायरस धीरे धीरे स्प्रीड हो गया कहाँ, इनमें अपने डोमेस्टिक में, और वो रेबीज फिर आदमी के पास पहुंच गया और फिर अपने यहाँ फिर रेबीज के लिए फिर 14 इंजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आया। तो ये क्या हुआ कि एक टाइप से ये पूरा इकोसिस्टम चला रहे थे वाइल्ड लाइफ खुद ही। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक सिस्टम पूरा चलता है, और उसमें हमने वो छेड़ाखानी वाली बात अलग है, लेकिन यहाँ एक इकोलॉजिकल वैल्यू आपको वाइल्ड लाइफ की समझ में आ गई होगी कैसे वल्चर उस सिस्टम को कंट्रोल कर रहे थे। सेकंड इकोनॉमिक की बात की जाए तो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हमें जंगल से ही मिलते हैं। इकोनॉमिक में हालांकि एनिमल से भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कस्तूरी मृग है,
उससे कस्तूरी निकलती थी। हालांकि अब वो चीज़ें बंद कर दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं पुराने टाइम में वो थी। दूसरा, जैसे आपने साल सुना होगा कश्मीर में, तो वो एक पश्मीना साल वगैरह उसी टाइप से एक जो डियर है उससे भी निकालते हैं उसकी स्किन, मतलब उसकी हंटिंग भी इसीलिए किया जाता था स्टैग को, कश्मीरी स्टैग वगैरह को। यहाँ स्पोर्ट और एन्जॉयमेंट का भी अपना पर्पज आ जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे कि इटावा में उन्होंने टाइगर ये लॉयन की सफारी बनाया था, सफारी पार्क, जिससे कि वहाँ टूरिज्म वगैरह को बढ़ाया जा सके। अब यूपी गवर्नमेंट है तो कुछ भी कर सकती थी, यादव गवर्नमेंट थी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक टाइप से ये वाइल्ड लाइफ है वो आपको स्पोर्ट और एन्जॉयमेंट का काम कर रही है। साइंटिफिक वैल्यू में बोला जाए तो बहुत सारे जो वैक्सीन है जैसे कि कोरोना है, इसका अब तो डायरेक्ट ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। लेकिन यूजुअली जो पुराना ट्रेडिशनल तरीका है तो उसमें डेवलपमेंट में क्या होता था कि सीधा ह्यूमन ट्रायल नहीं किया जाता था। सबसे पहले हम वाइल्ड लाइफ जो है इस टाइप के एनिमल्स जो हैं उन्हीं पे ट्रायल कर देते, फिर एनिमल के बाद फिर लार्ज साइज के एनिमल आते थे, और इसके बाद फिर फाइनली जब सब कुछ ठीक चलता था तभी कहीं ह्यूमन ट्रायल पे बात आती थी। तो इस टाइप से जो एनिमल्स हैं उनके आपको साइंटिफिक जो वैल्यूज़ है वो समझ में आई। स्पोर्ट और एन्जॉयमेंट वाले ये वाली बात समझ में आई। जेनेटिक रिसोर्सेज की बात की जाए तो ये होता क्या है, इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं, काफ़ी काम आएगा आगे। सपोज जैसे कि एक ये फूड क्रॉप है, वीट है, जो गेहूं है अपना, इसी को ले लेते हैं। ये कभी सपोज आज से 5000 ईयर पहले जंगल में उगता होगा। तो जंगल में क्या है, इसे गर्मियाँ भी झेलनी पड़ती थी, सर्दियाँ भी झेलनी पड़ती थी, बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट अटैक को झेलना पड़ता। तो इसका जो जीनोटाइप था, जो प्लांट का जो जीन होते हैं, जो जीनोटाइप था वो उसके हिसाब से एडजस्ट था। तो इसका क्योंकि जो एनर्जी है वो रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा था, इस टाइप की बीमारियों से लड़ने में बहुत एनर्जी कंज्यूम होती थी। तो एक पेड़ से जो फूड का प्रोडक्शन है, सपोज एक फूड से प्रोडक्शन जो है वो होता था पहले 10 ग्राम, 10 ग्राम ही सीड निकल रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी मेजॉरिटी एनर्जी तो जो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है या जो बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस है उनसे लड़ने में कंज्यूम होती थी। बाद में क्या है कि जब इंसानों को पता पड़ा कि ये प्लांट हमारे लिए फूड क्रॉप है, तो उसको हम वहाँ से जंगल से लेके आए और डोमेस्टिकेटेड कर लिया, मतलब पालतू बना लिया। अब पालतू में उस क्रॉप की क्या है कि एनर्जी जो लड़ाई झगड़े में थी वो तो कंज्यूम हुई नहीं। तो अब इसका जो वैल्यू थी प्रोडक्शन की वो बढ़ गया, ये 10 ग्राम से अब देने लगी 100 ग्राम। लेकिन इस स्पीसीज की जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो नहीं बची। यानी कि जैसे वीट की क्रॉप जो अब सैलाइन सॉइल में ग्रो नहीं कर सकती क्योंकि अब उसे आदत नहीं रही उसकी, या हार्श इन्वायरमेंट में नहीं उग सकती, उसकी अब आदत नहीं रही। तो ये जो हमारी डोमेस्टिक क्रॉप में है इनमें इस टाइप की जो है जेनेटिक एक टाइप से डिप्रेशन आ चुका है। तो ये जो वाइल्ड स्पीसीज हैं, जो वीट की स्पीसीज जो अभी भी जंगल में उग रही हैं, उनमें तो ये आया नहीं है। उनमें डोमेस्ट ये जो जेनेटिक डिप्रेशन है उनमें तो अभी भी वही पुरानी वाली चीज़ें चल रही हैं। तो करते क्या है कि जैसे क्लाइमेट चेंज का इशू चल रहा है, तो अब अपने पास जो वीट की क्रॉप है उसमें प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा दे रहा है, वो 100 ग्राम दे रहा है, लेकिन अब वो क्लाइमेटिक चेंज यानी कि जो इन्वायरमेंट स्ट्रेस है उसे नहीं झेल पा रही है। तो अपन क्या करते हैं कि जंगल में जाते हैं और उसकी जो वाइल्ड, मतलब उसके जो वाइल्ड वाली जंगली जो फैमिली है, मतलब उसी के परिवार के वो सदस्य जो अभी तक जंगल में ही टिके हुए हैं, उनसे वो जीनोटाइप पकड़ के ले आते हैं, निकाल के ले आते हैं, और वो जीनोटाइप धीरे से इनमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे वो जो रेजिस्टेंस है वो इनमें भी आ जाए। तो ये जो अपने वाइल्ड स्पीसीज है वो एक टाइप से जेनेटिक रिसोर्सेज का भी काम करते हैं, खासकर ये इस टाइप की जो रेजिस्टेंस वैरायटी बनाना, जैसे कि साल्ट रेजिस्टेंट है, या क्लाइमेटिक चेंज के अगेंस्ट मतलब क्लाइमेटिक रिसाइलेंट क्रॉप बनाना, फूड क्रॉप बनाना। तो उस चीज़ में जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज किया जाता है। और कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज़ हैं जो वाइल्ड लाइफ की, उसे आप जानते हो, जैसे अपने दुर्गा माता है तो उनसे जुड़े हुए अपना टाइगर आ गया। लगभग सभी से कोई ना कोई, अपने जितने भी देवी देवता हैं उनसे किसी ना किसी से कोई ना कोई अपना एनिमल जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप से हमें हर एनिमल का इकोसिस्टम के साथ साथ हमारी जो रिलीजियस या एथिकल वैल्यूज़ हैं वो भी जुड़ी हुई है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इम्पोर्टेंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि वाइल्ड लाइफ के साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। कई बार क्या है कि जब हम उनकी लाइफ में छेड़खानी कर देते हैं तो वो भी फिर अपनी अपनी लाइफ में छेड़खानी कर देते हैं। जैसे कि ये टूरिस्ट जो है इनसे बोला जाता है कि भाई ठीक है पिकनिक मनाओ लेकिन जंगली जानवरों से थोड़ा दूर रहो,
उन्हीं में आपस में कुछ लोग होते हैं, अरे कुछ नहीं हुआ, चलो चलो चलो, तो फिर जा कर के वहाँ पर बगल में जाके हॉर्न बजा देते हैं, फिर वो इनकी हॉर्न बजा देता है, तो ये चलता रहता है। यहाँ पर एक जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके आपने मणिकानंदन साहब की तो स्टोरी आपको पता ही होगी, कि जो अपनी फॉरेस्ट्री की बुक पढ़ते हैं, कि इनकी भी एलिफेंट है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो गई थी, क्योंकि कंजर्वेटर थे तो काम ही है जंगल का। तो ये उस टाइम पे गए और कोई इंसिडेंसी पड़ के इनका ध्यान नहीं रहा, और पीछे से एलिफेंट आ गया। जो साथ में था वो तो जैसे तैसे भाग पाया, लेकिन ये नहीं भाग पाया और एलिफेंट ने इन्हें पकड़ के पटक दिया, तो डेथ हो गई। और ऐसे लगभग जो फॉरेस्ट गार्ड हैं या जो डेप्यूटी रेंजर, ऐसी काफ़ी लगभग हर साल 15-20 के आसपास जो डेथ है वो इस टाइप की कॉन्फ्लिक्ट में हो जाती हैं। कई बार भालू है वो अटैक कर देता है, तो इतनी सिंपल लाइफ भी नहीं है फॉरेस्ट वालों की। अब यहाँ तक तो हमने ये समझ लिया कि जो अपनी वाइल्ड लाइफ है उसके वो होता क्या है। वाइल्ड लाइफ का मतलब कोई भी जंगली ऑर्गेनिज्म जो जंगल में है, जो डोमेस्टिकेटेड नहीं है, क्योंकि प्लांट हो या एनिमल, यानी कि दो ही कैटेगरीज हैं, एक है वाइल्ड और दूसरी डोमेस्टिक। यानी कि कोई भी चीज़ जो पालतू नहीं है वो वाइल्ड लाइफ है, पालतू नहीं है तो वो वाइल्ड लाइफ है। ध्यान रखना है, जो अपनी सिटीज़ हैं, सिटीज़ के अंदर जो बहुत सारे कबूतर हैं जो किसी के पालतू नहीं है, तो इसको बोलते हैं अर्बन वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब जो नेचुरल हैबिटेट में, ठीक है अर्बन सिटी जो उनकी नेचुरल हैबिटेट नहीं है, लेकिन ये किसी के पालतू नहीं है। इसलिए आप समझ सकते हो कि वाइल्ड लाइफ का जो टर्मिनोलॉजी है इसका दो सेंस हो गया, कि एक तो वो प्लांट जो किसी के पालतू है मतलब डोमेस्टिकेटेड है, दूसरा वो जो किसी के भी पालतू नहीं है वो मतलब वाइल्ड है। अब एक आता है कि आखिर ये जो वाइल्ड लाइफ है उसकी आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बड़े थ्रेट क्या है, यानी कि वाइल्ड लाइफ ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन्हें फेस कर रही है, इसका मतलब इनके चैलेंजेस क्या है, इनके थ्रेट है। उनमें पहला तो है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का। अक्सर क्या हो रहा है कि जो जंगल के अपने एरिया हैं वो धीरे धीरे करके छोटे छोटे होते जा रहे हैं। अब बड़ा जंगल था तो यहाँ पर इकोसिस्टम बड़ा था, यानी कि एक एनिमल को मतलब हंटिंग के लिए 15 टाइप के एनिमल अवेलेबल थे। अब अगर ये छोटे छोटे पार्ट में टुकड़े में आ जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि इसके लिए हंटिंग के लिए जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो अवेलेबल उनकी कम हो जाएगी संख्या। इसका मतलब उसकी जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो उतनी बेटर नहीं होगी। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है ये हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के। कुछ बहुत सारी स्पीसीज है जो पहले सर्वाइव कर सकती थी वो अब सर्वाइव नहीं कर पाती है, खासकर जो टॉप कंज्यूमर है, क्योंकि टॉप कंज्यूमर के लिए एक नीचे बहुत बड़ा बेस चाहिए होता है। एक टॉप कंज्यूमर के लिए, जैसे एक समझ लो कि एक टॉप कंज्यूमर के लिए एक पिरामिड जैसा चाहिए। यहाँ पर लगभग सपोज 10,000 स्पीसीज चाहिए फूड क्रॉप की, तब फिर वो यहाँ से करते करते एक टॉप कंज्यूमर आएगा। अब अगर यही 5 आ जाएगा तो ये 0.5 आया टॉप कंज्यूमर, तो ये 0.5 मतलब आधा तो हो नहीं सकता, तो इसे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो ये अक्सर ख़त्म हो जाता है। और एक बार ये गया तो पूरा इकोसिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं बता दूं, जो छत्तीसगढ़ है उसमें काफ़ी अच्छा पचड़ा चल रहा है इसका। उनने क्या कर रखा कि जो एरिया है इसमें एलिफेंट कॉरिडोर था पिछले साल, ऑलमोस्ट हर साल की ये न्यूज रहती है इसमें, क्योंकि एक तरफ है छत्तीसगढ़ अपना, दूसरी तरफ इधर जुड़ा हुआ है इनसे उड़ीसा ऊपर, और एक तरफ जुड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पर क्या होता है कि छत्तीसगढ़ में एलिफेंट जो है वो उड़ीसा, आंध्रा और छत्तीसगढ़ तीनों में जुड़े हुए हैं, क्योंकि तीनों से जुड़ा हुआ एरिया है, एलिफेंट तीनों में ही घूमते रहते हैं। छत्तीसगढ़ वाले क्या कर रहे हैं कि जो जंगल है उसके बीच में करने लगते हैं माइनिंग। अब माइनिंग करोगे तो जो एलिफेंट का कॉरिडोर था उसके बीच में करोगे तो एलिफेंट, एक तो नॉइज हो गई बहुत ज़्यादा हो गई, दूसरा बीच में माइनिंग कर दी तो उनका कॉरिडोर या जो रास्ता था वो बीच में ब्रेक हो गया। तो अब एलिफेंट क्या करेंगे, एलिफेंट साइड के एरिया से एंटर करने लगते हैं। जैसे ये है तो वो ऐसे जाते थे, अब क्या करने लगेंगे वो इस टाइप से आकर के इस टाइप से जाने लगे। तो यहाँ पर जो विलेज पड़ रहे थे उनमें जा कर के अटैक करने लगेंगे। फूड क्रॉप है, आप भाई इंटर करेंगे वो जब अपने मेन रास्ते की तरफ जाएंगे तो किसी न किसी के खेत में तो जाएंगे ही जाएंगे, उसी में से इंटर करके जाएंगे। तो फिर यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाता है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि फिर लोग थाली बजाएंगे, परेशान करेंगे उन्हें, कोई पटाखे फोड़ देगा, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और फिर वो घर को भी तोड़ देते हैं। छत्तीसगढ़ वालों ने जो उनका नेचुरल एरिया है, एलिफेंट यहाँ के ही है, छत्तीसगढ़ वाले बोल देते हैं कि नहीं ये हमारा एरिया ही नहीं है,
एक्चुअल में ये जो एलिफेंट है वो हमारे हैं ही नहीं, ये तो उड़ीसा के हैं, हमारे तो हैं ही नहीं। हमारे वाले तो इधर कहीं पड़े हैं। तो ये एलिफेंट वैसे उड़ीसा वाले बोल देते हैं कि नहीं हमारे नहीं है, छत्तीसगढ़ वालों के हैं। तो इस टाइप के हैं कि उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट से उन्हें हमने हटा रखा है, उनके हैबिटेट को हम फ्रेगमेंट कर रहे हैं और फिर सभी बोलने लगते हैं कि ये हमारे नहीं है, उनके हैं। दूसरा यहाँ है हैबिटेट डिग्रेडेशन। हैबिटेट का डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि जैसे उत्तराखंड का एक केस ले लेते हैं, उसकी जो पहाड़ी वाले एरिया है वहाँ पर बहुत सारे मंकीज हैं। अब मंकी को क्या है, साल भर चाहिए खाना, और खाने के लिए वहाँ पर लगभग 35 के समथिंग ऐसी प्लांट स्पीसीज है जिनके फूड काफ़ी अच्छे हैं और वो उन्हें रिच है, न्यूट्रिशियस है, और वो उन्हें खाते हैं। अब क्योंकि सर्दी वाले एरिया है तो 3-4 मंथ उन्हें कुछ मिलता नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि जो साल भर में 10 महीने में जो खाते हैं, तो जो फैट इकट्ठा करते हैं, बॉडी मोटा जाते हैं जो, उसकी वजह से वो अगले 4 महीने जो इनका पिंच पीरियड होता है, एक स्ट्रेस पीरियड जो होता है, जैसे बोलेंगे पिंच पीरियड, आगे टर्म आएगा इसे एक्सप्लेनेशन के लिए। तो पिंच पीरियड में भी वो आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे लोग कि जैसे रोडोडेंड्रॉन है जो ये स्पीसीज में से हैं, या पाइनस जिरार्डियाना जैसे चिलगोजा बोलते हैं, तो चिलगोजा के प्लांट हैं उनकी या तो पेड़ काट लेंगे, या फिर क्या करने लगते हैं कि जब उनका वो फ्रूटिंग का टाइम आए तो उसके नीचे से फ्रूट कलेक्ट करके चले गए। इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ पर जो चिलगोजा के प्लांट थे उनकी संख्या कम होने लगी, या रोडोडेंड्रॉन के जो पेड़ थे उनकी संख्या कम होने लगी। कहने का मतलब कि यहाँ पर हैबिटेट में जो फूड चेन थी या फूड की जो अवेलेबिलिटी थी उसे धीरे धीरे तुम कम करने लगो। जब कम करने लगोगे तो क्या होगा कि जो फॉरेस्ट है उसमें फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। जब कम होगी तो एनिमल को जब खाने को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फिर वो वहाँ से अपने जो एरिया थे जहाँ पर वो आराम से रह पाते थे वहाँ से फिर वो निकालने लगेंगे आउट, और आउट में कहाँ जाएंगे, फिर आ जाएंगे गांव में, फिर गांव में अटैक करने लगेंगे, फिर गांव वाले उनकी हंटिंग करने लगेंगे और बोलने लगेंगे कि जंगली जानवरों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है इसलिए ये हमारे गांव पर अटैक कर दिया, जबकि ये कोई नहीं बोलेगा कि हम उनके पेड़ काट के लेके आ गए। तो इस टाइप की जो है हम हैबिटेट की जो क्वालिटी है उसे रिड्यूस कर रहे हैं। ये तो एक पार्ट रहा जहाँ मैंने वाइल्ड लाइफ के एस्पेक्ट को डिस्कस किया। सेकंड थिंग, आप फॉरेस्ट की क्वालिटी के हिसाब से भी देख सकते हो कि अगर फॉरेस्ट में जो वैल्यूएबल स्पीसीज है जैसे कि टीक है, साल है, देवदार है, ऐसे पेड़ों को इलीगली कट करके बाहर निकालें, वो चाहे करप्शन किसी भी टाइप का हो, चाहे सिस्टमिक हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, गवर्नमेंट की साइड से हो या प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर, किसी भी टाइप का हो, लेकिन कहीं ना कहीं पेड़ों को इस टाइप से इलीगल तरीके से निकाल दिया जाए तो ये भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट जो है उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर रहा है। थर्ड, आज के टाइम पर जो सबसे बड़ी समस्या वो है इन्वेसिव स्पीसीज की। फॉर एग्जांपल के लिए पार्थेनियम या गाजर घास ले लेते हैं। अभी तक क्या होगा कि आपके पास कोई एक जंगल का एरिया है, इसमें सपोज 10,000 स्पीसीज हैं, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं 10,000, सभी की सभी स्पीसीज ग्रो कर रही थी, किसी न किसी स्पीसीज को कोई ना कोई इंसेक्ट या पेस्ट कंज्यूम कर रहा था, तो हर स्पीसीज का कोई ना कोई पैथोजन था, चाहे वो इंसेक्ट पेस्ट हो चाहे वो हर्बीवोर हो, कोई ना कोई उसे कंज्यूम कर रहा था। इसका रिजल्ट था कि इस पूरे जंगल में से कोई भी स्पीसीज डोमिनेंट नहीं हो पा रही थी। अब क्या होता है कि जैसे गाजर घास जैसी स्पीसीज यहाँ आ जाती है, अब इसके साथ क्या है कि इसको कोई खाने वाला ही नहीं है, ना तो कोई वाइल्ड एनिमल खा रहा है, ना डोमेस्टिक एनिमल खा रहा है, ना ही इंसेक्ट पेस्ट खा रहा है, कोई इसे लाइक नहीं करता। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये धीरे धीरे उस एरिया में डोमिनेंट होने लगेगी, क्योंकि इसके खाने वाला कोई है नहीं, इसके साथ कोई कंपटीशन है नहीं। अगर कोई एरिया है जहाँ पर कोई कोई भी कंडीशन आ गई, वहाँ की जो ग्रास थी वो कोई वाइल्ड एनिमल खा के चले गए, तो वहाँ पर दूसरी स्पीसीज आकर के वहाँ ग्रो करे, अगर वो कर गई तो उसे तो दोबारा भी कंज्यूम हो जाएगी, लेकिन ये ग्रो कर गई तो ये एक बार परमानेंट सेटलमेंट हो गया। तो धीरे धीरे करके ये गाजर घास जो है वो उस एरिया में डोमिनेंट होती है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उस पूरे एरिया में ये गाजर घास ही गाजर घास होगी, तो इससे भी जो हैबिटेट की जो क्वालिटी थी या फूड की जो क्वालिटी थी वो गिर जाती है, और इन्वेसिव स्पीसीज डोमिनेंट हो जाती है। तो जब वहाँ पर खाना ही नहीं बचेगा तो एनिमल क्या करेंगे, तो फिर एनिमल भी वहाँ से या तो भाग जाते हैं या फिर मर मर हो जाते हैं। तो ये इन्वेसिव स्पीसीज भी आज के टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग अपने फूड क्रॉप में से इन्वेसिव को नहीं हटा पा रहे हैं, तो जंगल से कौन हटाने जा रहा है।
तो यहाँ एक तो अपना हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का बहुत बड़ा इशू आ गया, दूसरा अपना हैबिटेट डिग्रेडेशन का है, और तीसरा हो गया इन्वेसिव स्पीसीज का। चौथा देखेंगे इसमें जो आज के टाइम पे चल रहा है पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज, ये भी काफ़ी बड़ा इशू है। खासकर जैसे आपने अक्सर न्यूज़ में ऑयल स्पिल समझ रखा हुआ है, जो मैराइन हैबिटेट है, जैसे सुंदरबन वगैरह का एरिया, वहाँ पर टैंकर है अब जो अपना इनलैंड जो वाटर भी चल रहा है, तो वो सुंदरबन से अंदर की तरफ आ रहा था, कोलकाता होराव की तरफ। तो जैसी नदी से इंटर कर रहा था, एक दूसरा वहाँ से इधर से जा रहा था, दोनों आपस में टकरा गए। उसका रिजल्ट हुआ उस पूरे हैबिटेट में, देखो वो बीच का हैबिटेट है, यानी कि ये मैराइन है और ये लैंड है, ये इकोटोन वाला रीजन है सुंदरबन, और ये इकोटोन है मतलब यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की रिचनेस बहुत ज़्यादा होती है, और इसी रीजन में अगर ऑयल स्पिल हो जाए तो बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचाती है। तो उसका केस है, ये जो पिक्चर है ये वो छत्तीसगढ़ वाला इशू है, जहाँ पर ये बीच में माइनिंग वगैरह करने लगे, जिसका मैंने बोला था कि वाइल्ड लाइफ के जैसे कॉरिडोर थे, तो ये कॉरिडोर में बीच में ने माइनिंग एक्टिविटी करना शुरू कर दी, तो फिर वाइल्ड लाइफ क्या है कि आवाज़ की वजह से फिर ये पूरे हट करके लंबे एरिया से एंटर करते हैं। तो इस टाइप की जो आज के टाइम पे ये क्या हुई, यहाँ हो गई नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन की वजह से एनिमल काफ़ी हट के माइग्रेट कर रहा है, तो फार्मर के खेतों में एंटर कर रहा है। क्लाइमेट चेंज, ये ऑयल स्पिल वगैरह, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वाली चीज़ें समझ में आई गई होंगी आपको। खासकर वो सीड से रिलेटेड है कि स्पीसीज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक इसमें और बहुत ही पॉपुलर इशू है कि क्यों, मतलब जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है, कि हमारी ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो उन्हें और थ्रेट पहुंचा रही हैं। इसमें एक तो है डिजीज़ से मुद्दा। कसरगर एक फेमस डिसीज है कर्नाटक की, इसके बारे में देख लेते हैं। इसे बोलते हैं मंकी फीवर। कर्नाटक रीजन में क्या था कि जैसे कि एक जंगल है, बड़ा जंगल है। अब ये पूरे जंगल के एरिया में क्या है कि फॉरेस्ट्री के मतलब फॉरेस्ट एरिया है, तो पूरे पूरे मंकी वगैरह अंदर सेंटर में है इसके। सो ये जो बहुत सारी डिजीज़ हैं, बहुत सारी, देखो हम बहुत सारी ऐसी डिजीज़ जो जंगल में है और वो जंगल में ही रहती है, बाहर नहीं आ पाते हैं। खासकर जो टिक्स वगैरह है, टर्माइट वगैरह, मतलब छोटे छोटे जो कीड़े हैं जो इनके ऊपर पैरासाइट रहते हैं छोटे, जैसे अपने लीच वगैरह टिक्स वगैरह बोलते हैं, वो कीड़े, तो वो इनके ऊपर थे और उनमें सीरियस डिजीज़ है। ये डिजीज़ जो है यही है जो जंगल को मेंटेन करती है। देखो अगर एनिमल है, सपोज मंकी है, अगर मंकी की पॉपुलेशन जो है कंट्रोल ना की जाए तो पूरे जंगल में मंकी मंकी हो जाएंगे, और फिर ये क्या करेंगे, जंगल को साफ कर जाएंगे। अगर इन्हें पूरे सीडी मतलब फ्रूट जो क्रॉप है, अगर पूरी फ्रूट क्रॉप एक साल की कंज्यूम कर दी तो अगले साल के लिए नई सीडलिंग ही नहीं आएगी, तो इस हिसाब से तो पूरा इकोसिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। तो यहाँ पूरा एक इकोसिस्टम इस टाइप से चलता है कि मंकी की भी पॉपुलेशन डोमिनेंट नहीं हो पाती, तो इस टाइप की जो डिजीजेज थी वो मंकी को मतलब मंकी वगैरह है या वाइल्ड एनिमल है उन्हें कंट्रोल में करती थी। ऐसे अपनी फिलोसॉफी भी जोड़ सकते हो कि अपनी जो फिलोसॉफी है, मतलब जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, तो उसके हिसाब से यही चलता है कि जो अपना जंगल है वो एक इस टाइप की कंडीशन होती है कि वहाँ जो भी चला जाए जंगल में, जंगल सबको खा पचा जाते हैं। मतलब जंगल में अगर आप चले गए तो आपको इस टाइप की कोई ना कोई सीरियस डिजीज हो कि आप जंगल में गए हो, जंगल में ही मर जाते हो, बाहर नहीं निकल पाते हो। अब कर्नाटक में क्या हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन, थोड़ा पॉलिटिकल नेक्सस है तो डिफॉरेस्टेशन शुरू हो गया। अब ये जो डिफॉरेस्टेशन करने लगे, इससे क्या हुआ कि ये जंगल के जो सीरियस जो पैच थे वहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ तक ये क्या करने लगे, अपने अखरोट वगैरह जो आलमंड वगैरह है उसकी खेती बाड़ी, तो ये जो वाइल्ड एनिमल थे उनके कांटेक्ट में आने लगे, तो उनके जो लीज वगैरह थे, मतलब जैसे टर्म मतलब इंसेक्ट मच्छर वगैरह है, उनसे भी कांटेक्ट में आने लगे, तो इनकी जो डिजीज़ है वो अपने लोगों में आने लगी, और फिर उसका रिजल्ट है कि हम में इम्यूनिटी वाली तो कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि हम डोमेस्टिक हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा हद तक। तो उनकी जब बीमारी इधर आती है तो फिर वो भयंकर तबाही मचाती है। कोरोना तो एक समझ में ही आ गई होगी, जैसे अगर मान लो वाइल्ड एनिमल से आई है तो उसने इतनी तबाही मचा रखी है। तो यहाँ पर कसरगढ़ का भी यही है कि जब ये फैली थी तो पूरा गवर्नमेंट हिल गई इसमें कि भाई इसे रोको, क्योंकि अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो पूरे कर्नाटका को महीने 2 महीने में सुला दे। तो इस टाइप की जो है डिजीज़ वगैरह, मतलब
डिजीज़ केवल हमारे लिए थ्रेट नहीं है, ये वाइल्ड एनिमल के लिए भी थ्रेट है। ये हमारी साइड से भी उन्हें पहुंच जाती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, आपने कुछ सुना होगा 3-4 मंथ पहले कि कैनाइन जो गुजरात का गिर फॉरेस्ट है वहाँ पर लगभग 20-25 जो लॉयन थे वो ख़त्म हो गए थे। तो एकदम न्यूज़ आ गई कि आखिर जो लॉयन प्रोजेक्ट है उसमें इतनी बड़ा लेकुना कैसे हो गया कि 20-25 ख़त्म हो गए। बाद में पता पड़ा कि वो ख़त्म हुए कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से, और ये वायरस उन्हें अपने जो डोमेस्टिक जो कुत्ते वगैरह थे इनसे पहुंच गया। क्योंकि हुआ क्या कि वो लॉयन ने कभी किसी को, बीच वाले किसी को हंटिंग कर दी, मतलब कोई भैंसी वगैरह को मार दिया, उसने खा करके वो चला गया। बाद में कुत्ते आए और उसे मुँह मार के ये भी आ गए। बाद में इसे कभी याद आई तो ये वापस खा के चला गया, या फिर कोई दूसरा लॉयन आया और उसे फिर जो था अपना बफेलो वगैरह थी उसे खा के चला गया। तो इस टाइप से जो वायरस था वो अपने डोमेस्टिक जो कुत्ते थे, डॉग्स थे, उनके थ्रू ये लॉयन में पहुंच गया। और फिर लॉयन में कोई रेजिस्टेंस थी नहीं, क्योंकि ये जो कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस थे वो लॉयन में कभी मिलता नहीं था पहले, तो उनमें कभी रेजिस्टेंस थी नहीं। तो जैसे ये आया उनकी संख्या 20-25-30 निपट गए। तो ये जो डिसीज है वो भी एक उनके लिए थ्रेट है। फिर बका की जैसे कि एक्सेसिव टूरिज्म है, आजकल ज़्यादा हो जाता है, फिर टूरिस्ट को बोला जाता है कि अपने व्हीकल से मत उतरो, फिर वो बहुत कुछ कर देता है वहाँ पर। इंटरनेशनल ट्रेड है, जैसे कि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड से लगभग गधे ख़त्म हो गए। लगभग 60% जो अपने डंकी थे वो पूरे चाइना वाले कंज्यूम करके चले गए। पूरी रिसोर्सेज, अदर चीज़ें, फाइनेंस फंडिंग वगैरह प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी थ्रेट्स हैं। तो अभी तक हम देख चुके थे वाइल्ड लाइफ जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, यानी कि वाइल्ड लाइफ होता क्या है, उसके हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, या हमारे लिए वो लॉस किस टाइप के डैमेज पहुंचा देती है, और ख़ासकर वाइल्ड लाइफ को ऐसे आज के टाइम पे कौन कौन से थ्रेट्स हैं। अब देखेंगे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लो अपने पास एक बहुत बड़ा जंगल है, और इस जंगल में हमें एक टाइगर को रखना है। किसको? एक टाइगर। यहाँ पर ले लेते हैं 1 टाइगर। अब एक टाइगर के लिए फूड के लिए सपोज चाहिए क्या? डियर, हिरन चाहिए। तो एक टाइगर को मतलब साल भर में कितने हिरण की शिकार करेगा वो? सपोज एक से हिरण करता है 10 दिन में, तो लगभग 36 हिरण को ये शिकार करेगा। अब केवल हर हिरण 36 करेगा। कोई दूसरा एनिमल है वो भी लगभग इसने 36 किया। कोई तीसरा एनिमल भी है वो भी 36 किया, क्योंकि ऐसे एकदम दाल चावल ही नहीं खिलाएंगे, अलग अलग आइटम देंगे। तो इस टाइप से ये जो एक टाइगर है वो इस टाइप के इतनी हंटिंग करेगा। अब अपने केवल यहाँ डियर जो है अपनी उसी को ले लेते हैं, जो अपना हिरन है उसको ले लेते हैं। 36 हिरन का एक टाइगर के लिए चाहिए। अब यहाँ पर हमें हिरन की कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए कि वो अपने आप को रिसाइकल करते रहे, मतलब हर साल उनमें से कुछ नए पैदा होंगे, कुछ बूढ़े होके मर जाएंगे। तो इन्हें इतनी कितनी नंबर पॉपुलेशन होनी चाहिए जिससे कि उनमें 36 टाइगर कंज्यूम कर जाए, इसके बाद भी कुछ इधर उधर वैसे खाली पीली मर जाएं, क्योंकि केवल टाइगर ही तो नहीं खाएगा, यहाँ पर और भी है, भेड़िया वगैरह है, फॉक्स है, इस टाइप के बहुत सारे एनिमल हैं जो इन पर अटैक करेंगे। तो इन्हें टोटल निकालेंगे इनके कि कौन कौन से ऐसे एनिमल हैं जो इनके जो नंबर है, पॉपुलेशन है, उस पर अटैक करेगा। तो उसके हिसाब से अपन निकालेंगे कि आखिर इनकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, जिससे ये जो 36 टाइगर को दिया, कुछ भेड़ियाओं को दिया, कोई किसी को दिया, सपोज इन्हें टोटल इनकी जो हर साल डेथ हो रही है वो 100 की हुई, तो यहाँ देखेंगे कि इनकी कितनी पॉपुलेशन होना चाहिए कि ये सस्टेनेबल हो और 100 हर साल ये एक्स्ट्रा बने, मतलब ये अपने आप को सस्टेनेबल कर ले और 100 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर ले। तो सपोज इनकी 100 के लिए हमें चाहिए इनकी पॉपुलेशन 500 पॉपुलेशन से होगा क्या कि अपने में नई बर्थ ये करेंगे हर साल। नई बर्थ कितनी करेंगे? सपोज 100। तो ये 100 में कुछ नेचुरल डेथ जाएंगे, कुछ को टाइगर खाएगा, किसी को कोई और खा लेगा। तो इस टाइप से 100 जो नई आएंगे और 100 ही खत्म हो जाएंगे, तो इनकी पॉपुलेशन जो है वो 500 बची रहेगी। तो ये सस्टेनेबल सिस्टम बनाएंगे। तो अब आपको एक आइडिया हो गया कि डियर की पॉपुलेशन कितनी चाहिए। अब डियर क्या खाएगा? ये घास खाएगा। तो फिर आपको उसके हिसाब से यहाँ देखना पड़ेगा कि आखिर आपके पास जो एरिया है जिसमें ग्रास उग रखी है
ये डियर है वो पानी भी पिएंगे, तो पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ग्रास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ग्रास भी एक टाइप की नहीं, 5-6 टाइप की, जिससे ये न्यूट्रिएंट रिचनेस हो। तो आपको यहाँ एक बात समझ में आई कि डियर की 500 के लिए आपको कितना बड़ा ग्रास एरिया चाहिए, कितना वाटर होल चाहिए। फिर यहाँ पर ये जो दूसरी स्पीसीज है उसको भी इसी हिसाब से निकलेगा आपका कैलकुलेशन, उसका भी एरिया निकलेगा और उसका भी वाटर होल निकलेगा, फिर तीसरे का भी निकलेगा। तो इस टाइप से आप क्या करोगे कि ये पूरी फूड चेन को टॉप कंज्यूमर से लेकर के नीचे के जो अपना प्रोड्यूसर है उस तक देखोगे, और इससे आप ये निकालोगे कि आखिर एक टाइगर की सरवाइव करने के लिए हमें कितने डियर चाहिए, कितने प्राइमरी मतलब अपने प्रोड्यूसर वाला एरिया चाहिए, और कितने वाटर होल चाहिए। अगर सब कुछ बराबर बना रहेगा तभी ये अपना सिस्टम जो है, इकोसिस्टम है, वो मेंटेन हो पाएगा। अगर ये गड़बड़ है तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर कोई एक स्पीसीज ज़्यादा हो गई तो वो जो उसके नीचे स्पीसीज आएगी फूड चेन में उसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। खासकर क्या है कि जैसे हर्बीवोर है, तो यहाँ पर एक तो डियर है, दूसरा सपोज यहाँ पर जो अपने जंगली भैंसे हैं वो हैं, भैंसे क्या बोलते हैं, बोस। अब ये जो बोस इंडिकस वगैरह है, अगर आप इनकी पॉपुलेशन मेंटेन नहीं करोगे तो पता पड़ेगा कि ये घास को ज़्यादा खा जाएंगे, तो फिर वो घास डियर को नहीं मिलेगी, तो फिर अपनी डियर की पॉपुलेशन गिर जाएगी। तो यहाँ पर ये पूरी जो अपनी तिकड़म जो पद्धति है, इस पूरी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे में अपन अरेंज करते हैं कि टॉप कंज्यूमर जो अपना एक है उसके लिए कितने उसके नीचे के कंज्यूमर चाहिए, फिर उसके नीचे के चाहिए, और लास्ट तक आते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो ये पूरे की जो है मेंटेन करना, यही है अपना वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। अब इसमें क्या आएगा, तो सबसे पहला जो मैनेजमेंट का काम आएगा वो आता है अपना सेंसस का काम। यहाँ लिखते हैं सेंसस का काम। सेंसस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि किसकी कितनी पॉपुलेशन है। अगर किसी की पॉपुलेशन एक लिमिट से ज़्यादा है तो आप उसकी किलिंग करोगे, उसे हटाओगे। अगर नहीं हटाया, फॉर एग्जांपल इसकी अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो ये क्या करेगा कि इसको ग्रास को ज़्यादा कंज्यूम कर जाएगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि साल भर ग्रास नहीं चलेगी, तो चलो ये 2-4 महीने तो अच्छा रहेगा, फिर इसके बाद इसका पिंच पीरियड आएगा, तब इसे खाने को नहीं मिलेगा, तो इसकी पॉपुलेशन तेज़ी से गिर जाएगी। इसका रिजल्ट है इसकी पॉपुलेशन खतरे में आ जाएगी, और फिर इसका भी खतरा आ जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है इसका सेंसस करना। दूसरा काम होता है जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है कि जिसमें इनकी बर्थ रेट क्या है, मतलब चाहे वो ग्रास हो तो नई ग्रास की पैदा होने की क्या रेट है, या वाइल्ड एनिमल है तो उनकी डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, एनिमल है तो उनके बीच में माइग्रेशन कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। इसी को हम जो पूरा तिकड़म बनती है इसी को बोलते हैं वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। तो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में क्या क्या स्टडी करेंगे, पहला तो मुद्दा आ जाएगा अपना सेंसस का, उसके फिर मेथड, जब सेंसस पढ़ेंगे तो पूरी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि अपने जो सिस्टम है या इकोसिस्टम है उसकी डिफरेंट लेवल पे क्या क्या प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ है, जैसे कि नई बर्थ कितनी है, डेथ कितनी हो रही है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस कौन सी है, सर्दी गर्मी जुकाम बुखार, प्रीडेशन कितनी हंटिंग की जा रही है, कैरिंग कैपेसिटी मतलब जो ग्रास लैंड है या ग्रास लैंड ही मान लो, उसकी कितनी क्षमता है कि कितने वो जो शाकाहारी एनिमल है उनको रख सकता है, कितने को होल्ड कर सकते हैं। हंटिंग पूचिंग है वो भी ध्यान रखना पड़ता है। पूरा इकोसिस्टम आप मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पर हंटिंग पूचिंग भी है तो आपको उसको भी ध्यान रख के उनकी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, जैसे कि हिरण है, हिरण को आपको 100 चाहिए। अगर उस एरिया में हंटिंग और पूचिंग अराउंड साल भर में 20 हो जाती है, तो फिर आप क्या करोगे, 100 को ना करके वो 120 करोगे। तो जो 100 के लिए 500 चाहिए थे, तो फिर आपको 120 के लिए यहाँ 600 चाहिए पड़ेंगे, तभी तो ये रिकवर लेवल पर पहुँच पाएंगे। तो इस टाइप से आपको ये चीज़ें भी ध्यान करने होते हैं। और फिर वहाँ याद स्टडी करते हैं एनिमल का बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर, जिससे हम और प्रॉपरली स्टडी कर पाएँ। तो अब ये यहाँ पर अपने लिए क्या मतलब है, एमसीक्यू एग्जाम के लिए इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसे ध्यान रखना है, और इसमें हाँ जो बीमारी वगैरह उनको भी ध्यान देते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये लगभग बहुत सारी तो अपने टॉपिक वैसे भी सिलेबस में दिए गए हैं। यहाँ जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में जो रिलेटेड टर्म है उन्हें ध्यान देते हैं। जैसे कि एक है नेटलिटी। नेटलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट, और मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट। मतलब एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, ये जो ग्रुप है पॉपुलेशन, इसमें हर साल कितने मर जाते हैं,
तो मोर्टेलिटी हो गई, कितने नए जन्म लेते हैं, वो नेटेलिटी हो गया। दूसरा फर्टिलिटी या फेकुंडिटी। फर्टिलिटी का मतलब है कि जैसे एक फीमेल है वो कितने हर साल यानी कि हर टाइम पे कितने बच्चों को जन्म देते हैं, तो वो उसकी हो गई फर्टिलिटी वगैरह। फिर उसमें एक टर्म आता है होम रेंज और टेरिटरी। इसे पिछले लेक्चर में काफ़ी डिस्कस कर चुके थे कि कोई भी एनिमल जो है वो उसका एक तो वो रेंज जिसे बोलते हैं होम रेंज, जिसमें वो घूम घूम घुमाई फिराई कर देता है, लेकिन टेरिटरी वो उसका पर्टिकुलर एरिया होता है छोटा वाला जिसमें वो रहता ही रहता है, जिसमें किसी दूसरे का हुक्म नहीं चलने देता है। एक टर्म और आता है जिसमें इसे बोलते हैं क्रूजिंग रेडियस। क्रूजिंग रेडियस का मतलब कि ये एनिमल है, ये सुबह सुबह घर से निकलता है तफरी मारने के लिए, और ये सुबह सुबह भटकते हुए निकलता है और घूमते घूमते वापस शाम को घर आता है। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए। तो ये एक दिन में कितना मूव कर लेता है उसे बोलते हैं क्रूजिंग रेडियस। जरूरी नहीं कि शाम तक वापस आ जाए। सपोज ये आज निकला और एक दिन में ये कहीं पहुंच गया, तो एक दिन में कितने किलोमीटर ये जर्नी कर लेता है, इसको बोलते हैं अपन क्रूजिंग रेडियस। फिर एक टर्म आता है बायोलॉजिकल सरप्लस। बायोलॉजिकल सरप्लस का मतलब क्या है कि जैसे अपने क्या बोला था 120 चाहिए अपन को, इतनी की हर साल डेथ होती है हिरणों की, तो इनके लिए अपन को 600 का वो पैच चाहिए, ग्रुप चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए जो 120 हर साल लॉस करने के बाद अपने आप को सस्टेन कर पाए। अब अगर ये जो 600 है इनमें 120 पैदा हुए, अगर बाई चांस सपोज 150 पैदा हो गए, तो ये जो 30 है वो रिक्वायरमेंट से ऊपर है। इसका मतलब ये क्या है अपने लिए बायोलॉजिकल सरप्लस। एक टर्म आता है कैरिंग कैपेसिटी, इसको ध्यान रखते हैं, ये टर्म कई बार क्वेश्चनों में आ जाता है। कैरिंग कैपेसिटी और पिंच पीरियड, अक्सर ये दो टर्म आ जाते हैं। कैरिंग कैपेसिटी वैसे भी पहले डिस्कस कर चुके हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में। जैसे कि अपने पास ये एक एरिया है फॉरेस्ट एरिया, इस एरिया की कैपेसिटी है कि ये लगभग 100 एनिमल्स के लिए साल भर फूड प्रोवाइड करवा सकता है। तो ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी है। अगर आप इसमें 120 एनिमल को रख दोगे तो क्या होगा कि वो साल भर साल भर जो अवेलेबल होने वाला फूड था उसे 10 महीने में ही चट कर जाएंगे, तो 2 महीने खाली बैठे रहेंगे। वो 2 महीने में कोई भी एनिमल नहीं बचेगा, क्योंकि 2 महीने भूखा नहीं रहा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें ये एरिया जो भी अपने पास उसकी कैरिंग कैपेसिटी मतलब उसकी होल्ड करने की क्षमता पता होना बहुत ज़रूरी है। कैरिंग कैपेसिटी के साथ इशू क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि वो अगर एकदम पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ेगा, खाना कंज्यूम जल्दी कर जाएगा, तो पॉपुलेशन क्रैश हो जाता है, जिस के कर्व में अभी बताया था। एक एग्जांपल इसका है लैमिंग। जो लैमिंग आपने सब कभी पढ़ा हो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है वहाँ पर जो चूहे वगैरह हैं, तो चूहे की एक प्रजाति है, मतलब चूहों से रिलेटेड हैं, वो चूहे नहीं है लेकिन वो अलग हैं, तो वो भी उसी टाइप के होते हैं लैमिंग। तो इनमें क्या होता है कि जब इनकी पॉपुलेशन एकदम बूम पे हो जाती है, हद से ज़्यादा होती है और फूड ख़त्म हो जाते हैं, तो ये यूएस की तरफ कूदने लगते हैं पानी में। अब वो अलग बात है कि पुराना ये फिलोसोफी मतलब यहाँ पर टेक्निकल जो आजकल मानते हैं वो ये है कि हो सकता है उस टाइम पे जो नॉर्थ अमेरिका है वो इससे जुड़ा हुआ होगा, तो ये माइग्रेट करते होंगे उधर को, और धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में वो पीछे चला गया, तो ये बीच में पानी में कूद जाते हैं। अब वो क्या है वो छोड़ो, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जैसे इनकी पॉपुलेशन जब क्रैश पे होने लगती है, ये सीधे के सीधे पानी में कूद जाते हैं, फिर आधे किलोमीटर तक तैरते हैं और डूब के मर जाते हैं। तो लाखों की तादाद में मरते हैं वो, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो कुछ बचता नहीं है खाने को। तो ये इशू है यहाँ पॉपुलेशन या मतलब कैरिंग कैपेसिटी से रिलेटेड। इसमें एक और आएगा वो है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट इकोसिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा आता है। इसका मतलब होता क्या है कि जैसे एक है इकोसिस्टम ये वाला, ये अपना है वाटर वाला, और दूसरा है अपना ये लैंड वाला। तो ये बीच का एक ऐसा रीजन आता है जो दो इकोसिस्टम के बीच का है, इसे अपन वैसे बोलते हैं इकोटोन। इकोटोन इसी टर्म के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इस सिस्टम में क्या होता है, इकोटोन में क्या होता है, ये ऐसी कंडीशन है कि जिसमें इसके भी फैक्टर अवेलेबल है और इसके भी अवेलेबल है। तो सपोज जैसे पानी है, पानी में मान के चलो 10 टाइप की स्पीसीज ही 100 टाइप की स्पीसीज ही रह पाती थी, और ज़मीन पर भी 100 टाइप की स्पीसीज ही रह पाती थी। ये जो इकोटोन है उसमें दोनों की कंडीशन है। इसका मतलब है बहुत सारी स्पीसीज इसकी और बहुत सारी स्पीसीज इसकी यहाँ सर्वाइव कर सकती है। तो यहाँ नंबर ऑफ स्पीसीज अराउंड पहुँच जाएगा 160।
मतलब बायोडाइवर्सिटी के रिचनेस के हिसाब से यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि आपने पढ़ा होगा कि बायोडाइवर्सिटी में अपने जो मैंग्रोव्स वाले एरिया है या जो अपने कोरल रीफ वाले एरिया है वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, क्योंकि कोरल रीफ या मैंग्रोव वो बिल्कुल इसी इकोटोन जोनों में हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये इस इकोसिस्टम की बिल्कुल एज पे है, मार्जिन पे, और इस सिस्टम की एज पे है, तो इसी को बोलते हैं एज इफेक्ट। एज इफेक्ट कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा कि जैसे अपने जो जंगल है, यानी जंगल छोड़ दो, अपने एग्रो फॉरेस्ट्री में आपने सिर्फ खेतों में प्लांटेशन कर दिया है। तो यहाँ पर जो प्लांटेशन है, अब यहाँ पर जो पेड़ लगा है इस पेड़ को ले लेते हैं, और दूसरा ये एज पे लगा हुआ है इसको ले लेते हैं। ये जो प्लांट है, यहाँ के प्लांट को चारों साइड से बराबर कंपटीशन मिल रहा है बीच वाले को, तो इसे ना तो न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे मिल पा रहे हैं और ना ही वाटर और ना ही लाइट, सब कुछ एक लिमिट में मिल रहा है। लेकिन जो एज पे प्लांट है, जो बाउंड्री पे प्लांटेशन लगा, उसका जो भी कंपटीशन है वो इसी साइड से है, इस साइड से उसे कोई कंपटीशन नहीं है। तो इस टाइप से जो एज वाला प्लांट है उसको एक साइड से लगा 50% कंपटीशन कम है और लाइट उससे बहुत ज़्यादा मिलती है। तो अक्सर जो मार्जिन या एज वाले जो प्लांट हैं उनकी ग्रोथ परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जब सैम्पलिंग लेते हैं तो बोला जाता है कि आप कभी एज वाले प्लांट को मत लो, वहाँ पर एज इफेक्ट रहता है। तो आपको ये दोनों ही बातें समझ में आ गई होंगी एज इफेक्ट का, कि जब वहाँ आपकी एक इकोसिस्टम मतलब जैसे खेत वाला था और ये बाहर वाला जो प्लेन पड़ा था, तो उसके एज पे मतलब दो इकोसिस्टम मिल रहे थे। तो यूजुअली एज इफेक्ट में या एज पे जो इकोटोन वाली कंडीशन, यहाँ पर चाहे प्लांट हो या एनिमल, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। इसी में अगला अपना टर्म आता है जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन बिल्कुल एज इफेक्ट से जुड़ा ही हुआ है। इसका कहने का मतलब ये है कि होता क्या है कि ये जो जॉन है ये क्या करता है, साइड बाई साइड जक्स्टा पोजीशन का मतलब है लोकेशन या पोजीशन, जक्स्टा मतलब ओवरलैपिंग। कहने का तो मतलब सेंस ये निकलता है कि एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से कितना जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर ये बिल्कुल शार्प बाउंड्री है, अगर आप मतलब दो इकोसिस्टम तालाब वाले और उसको ले लोगे तो तालाब की बाउंड्री इस टाइप की घूमी फिरी होगी, वेटलैंड वाली, इधर तालाब हो गया उधर लैंड है, तो इनकी जो पोजीशन है वो थोड़े घुसे हुए से होंगे, जबकि यहाँ पर ये बिल्कुल शार्प एज होगी। तो इस टाइप की एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से किस टाइप से कनेक्टेड है, जिससे एक साइड की पॉपुलेशन अगर उसकी साइड का भी स्ट्रेस पड़े तो वो दूसरी साइड जंप कर जाए और दूसरी साइड वाली इधर जंप कर जाए, जब इनकी इधर समस्या चल रही हो, और वो आपस में एक दूसरे सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो जक्स्टा पोजीशन का मतलब ये होता है कि इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से कितने नज़दीक या कैसे पास है। एक जो अगला टर्म जिसकी बात कर रहे थे वो है अपना पिंच पीरियड। पिंच का मतलब होता है स्ट्रेस पीरियड। देखो जैसे वाइल्ड एनिमल की बात की जाए तो जब गर्मियाँ आती हैं, देखो सर्दियों में या बारिश के टाइम पे तो इनके पास दर फूड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी ग्रोथ करती है। लेकिन गर्मियाँ जब आती हैं तो अक्सर जो फूड क्रॉप है वो ख़त्म हो जाती है या बहुत ही लिमिटेड रहती है। तो फूड क्रॉप जो लिमिटेड है उस पर केवल उतनी ही स्पीसीज सर्वाइव कर पाती हैं जो हो सकती हैं। मतलब सपोज बारिश में ये भले ही 10,000 हों, लेकिन सर्दियों में गर्मियों में आते आते जब अपना सूखा पड़ जाएगा उस टाइम पे ये 100 स्पीसीज ही सर्वाइव कर पाएंगे। इसका रिजल्ट होगा कि मेजोरिटी ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो पिंच पीरियड है वो एक टाइप से इकोसिस्टम को मेंटेन करता है, पॉपुलेशन को मेंटेन करता है। तो आपको याद रखना है कि पिंच पीरियड क्या होता है, ये एक टाइप से स्ट्रेस पीरियड है जिसमें फूड हो, वाटर हो या अदर चीज़ें हैं जो लिमिटेड हो जाती है। जैसे कि पानी लिमिटेशन में आ गया है, फूड लिमिटेशन में आ गया। इसी में आएगा अगला टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब जो एनिमल्स हैं वो एक एरिया से दूसरी एरिया की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे एक एरिया इकोसिस्टम ये था, दूसरा ये था, ये इधर से इधर मूव कर रहा है। अगर ये इधर से इधर मूव कर रहा है तो इसे बोलेंगे ये इससे निकल रहा है मतलब एग्जिट हो रहा है तो इसे बोलेंगे इमाइग्रेशन। और ये वाला जो एरिया है इसमें ये पॉपुलेशन जो भी है वो आ रही है तो इसके लिए क्या है, ये इमाइग्रेशन, क्योंकि इसके लिए इन हो रहा है तो यह है इसके लिए इमाइग्रेशन। तो अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन कोई बाहर से आ रही है तो वो इमाइग्रेशन बोलेंगे। तो ये माइग्रेशन से रिलेटेड है। माइग्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको इस टाइप के आएंगे कि किसी एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कैसे बढ़ेगी, फिर वो बोलेंगे कि इमाइग्रेशन मतलब एग्जिट वाले से या इन वाले से या नेटेलिटी से या मोर्टेलिटी से। तो इस टाइप के 4 ऑप्शन देकर के वो आपको पूछेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट में आता है डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का पर्पज होता है कि उस पूरे एरिया में हमें फूड को मेंटेन करना होता है।
डिस्पर्सल का मतलब एक तो है जैसे कि रैंडम, कि कहीं पे स्पीसीज है कैसे भी है, रैंडम है। या फिर यूनिफॉर्म का मतलब एक हर एनिमल एक फिक्स स्पेसिंग पे है, यूनिफॉर्म है, सभी एरिया में पूरे सही तरीके से है। क्लम्प्ड का मतलब इनका एनिमल है, उनका यहाँ पर गुच्छा सा बन रखा है, यहाँ गुच्छा सा बन रखा है, यहाँ गुच्छा सा बन रखा है, बकाया में कुछ है ही नहीं। तो उससे क्या है कि जहाँ इनका गुच्छा सा बन रखा होगा वहाँ पर ये ग्रास वगैरह पूरी चट काट जाएंगे, बकाया को ज़्यादा कुछ लॉस होगा नहीं, तो वो छोटी छोटी एरिया में ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। डिस्पर्सल के बाद यहाँ पर अपना जो अगला आएगा वो है बायोजियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया। यहाँ पर जोन के साथ साथ अपन वर्ल्ड को भी देखेंगे।